नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एफोरिज्म नंबर 246 और उसकी फुटनोट सिक्स एडिशन से की, और उसके आगे हमने 246 की लंबी फुटनोट को कंप्लीट किया। जर्नी को आगे बढ़ाते हम समझ रहे पोटेंसी एंड डोज और रिपीटेशन कि कैसे करना है। 247 फिफ्थ एडिशन से यानी सेंटेसिमल स्केल के बारे में इसमें लिखा होगा। अंडर these conditions, the smallest doses of the best selected homeopathic medicine may be repeated with the best, often with incredible results, at intervals of 14, 12, 10, 8, 7 days, and where rapidity is requisite in chronic diseases resembling cases of acute disease at still shorter intervals, but in acute diseases at very much shorter periods every 24, 12, 8, 4 hours, in the very acutest every hour, up to as often as every 5 minutes. In every case, in proportion to the more or less rapid course of the diseases and of the action of the medicine employed, as is more distinctly explained in the last note. तो इन कंडीशंस के अंडर में, यानी कि जो हमने एफोरिज्म नंबर 246 और उसकी फुटनोट में फिफ्थ एडिशन में जो पढ़ा, उसी कंडीशंस के अंडर में जो भी स्मॉलेस्ट डोज है बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन की, उसको रिपीट में भी रिपीटेशन में दिया जा सकता है विद द बेस्ट ऑफन इनक्रेडिबल रिजल्ट्स के साथ। कितने इंटरवल पे? 14, 12, 10, 8, 7 दिनों के अंतराल पे। और जहां पर ज्यादा उसको रिपीटेशन की जरूरत हो, रैपिडिटी की जरूरत हो रिपीटेशन की, स्पेशली इन द क्रॉनिक केसेस, कि जो एक्यूट केसेस की तरह दिखते हैं, एट स्टिल शॉर्टर इंटरवल्स, उनमें हमें शॉर्टर इंटरवल में हम और ज्यादा रिपीटेशन में दे सकते हैं। लेकिन एक्यूट डिजीज में वो वेरी शॉर्ट पीरियड में हम उसको रिपीटेशन कर सकते हैं, जैसे 24 घंटे में, 12 घंटे में, या 8 घंटे में, या 4 घंटे में उसको रिपीटेशन में दे सकते हैं। और काफी ज्यादा एक्यूटेस्ट बीमारी हो, यानी कि काफी रैपिड कोर्स ऑफ डिजीज हो एक्यूट में, तो उसमें एवरी आवर, और अगर जरूरत पड़े तो हर 5 मिनट में भी दे सकते हैं। इन एवर केस इन proportion to the more or less rapid course of the disease, कैसा कोर्स है एक्यूट डिजीज में, रैपिड कोर्स है या थोड़ा स्लो कोर्स है, लेस रैपिड कोर्स है, उसके हिसाब से हमें उसके प्रॉपर्शन में हर एक अलग अलग केस में रिपीटेशन के क्राइटेरिया डिफरेंशिएट करने होंगे। एंड ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन एम्प्लॉयड, और कैसी दवाई की एक्शन, उसके आधार पे, जैसा हमने पिछली फुटनोट में देखा 246 की लंबी जो फुटनोट है सिक्स फिफ्थ एडिशन से, उसमें हमने देखा कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, गाइड करती है हमें रिपीटेशन के लिए। फर्स्ट इज nature of the disease, second is the constitution of the patient, and third is the uh, nature of the medicine, कि हमने कौन सी दवाई दी है, उसके ऊपर भी ये सब कुछ आधार रखता है। सिक्स एडिशन में वही बात अलग तरीके से की है। जो भी लंबी फुटनोट हमने 246 से पढ़ी, वो अभी दो तीन एफोरिज्म तक वो बात चलेगी सिक्स एडिशन में, क्योंकि सिक्स एडिशन में काफी छोटी फुटनोट है, तो वो लंबी फुटनोट को कट करते करते एफोरिज्म में उसको डाला है। और वही बात समझ में आएगी, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलीसिमल स्केल इंक्लूडेड है। It is impractical to repeat the same unchanged dose of a remedy once, not to mention its frequent repetition, and at short intervals in order not to delay the cure. तो ये काफी इम्प्रैक्टिकेबल है सेम अनचेंज डोज को, सेम रेमेडी के अनचेंज डोज को रिपीट करना। यानी कि 200 दिया तो एक महीने बाद फिर से 200 दो, तो दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकेबल, क्योंकि वहां पर उसका कोई रोल नहीं रहता है।
हाँ, जहाँ पर फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में, जैसे कि एक्यूट केसेस में हमें फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देना होता है, जैसे 5-5 मिनट में देते हैं, तो फिर वो काफी डिफरेंट है। उसकी बात यहाँ पर नहीं की है। द वाइटल प्रिंसिपल डज नॉट एक्सेप्ट सेम सच अनचेंज डोजेज विदाउट रेजिस्टेंस वाइटल फोर्स। वो बात हमने ऑलरेडी फिफ्थ एडिशन की फुटनोट में हमने पढ़ ली कि वाइटल फोर्स सेम अनचेंज डोज को रेजिस्टेंस करती रहते, इवन अगर हम ड्रॉपर में भी देते तो भी वो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। इसलिए हनुमान सर ने क्या बोला है उसमें, फिफ्थ एडिशन की फुटनोट में, कि ये बोला कि आपको बीच बीच में कुछ अलग दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इस पार्ट को हनुमान सर ने लेटर, जो 4 या 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था उनका, उसमें हनुमान सर ने हमें सिखाया कि ये इस डिफिकल्टी को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, उसको ड्रॉपर में देके। तो वही बात है, वाटर पोटेंसी में देके हम इस बात को, एक ही डोज को डिवाइडेड करके हम रिपीट कर सकते हैं और उससे तकलीफें जल्दी अच्छी होती। That is, without other symptoms of the medicine to manifest themselves than those similar to the disease to be cured. कि जब हम ऐसा करते, सेम अनचेंज डोज को रिपीटेशन में देते हैं, तो फिर वो उससे मेडिसिनल सिम्टम क्रिएट होने लगते हैं, बिकॉज द फॉर्मर डोज हैज ऑलरेडी accomplished द एक्सपेक्टेड चेंज इन द वाइटल प्रिंसिपल। क्योंकि पहले डोज ने कुछ चेंज लाया है वाइटल प्रिंसिपल में, इसीलिए। एंड सेकंड, डायनामिकली वॉली सिमिलर अनचेंज डोज ऑफ द सेम मेडिसिन नो लॉन्गर फाइंड्स। अब ये जो दूसरा डोज है जो सेम अनचेंज है, सिमिलर रेमेडी का, सेम मेडिसिन का, तो फिर वो अब कुछ फाइंड आउट नहीं करेगी, तो क्या करेगी, फिर उसके सिम्टम क्रिएट होंगे। देयरफॉर द सेम कंडीशंस ऑफ द वाइटल फोर्स, इसीलिए वही कंडीशन रहती। हम दूसरा डोज दे तो कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने वही सेम अनचेंज डोज दिया है। The patient may indeed be made sick in another way by receiving other such unchanged doses, even sicker than he was. पहले से भी और ज्यादा बीमार हो जाएगा, same unchanged dose. For now, only those symptoms of the given remedy again remain active, which were not homeopathic to the original disease. क्योंकि अब वैसे सिम्टम आने लगे जो पहले ओरिजिनल डिजीज में नहीं थे, और वो रेमेडी के हैं, वो एक्टिव होने लगे। हेंस नो स्टेप टुवर्ड्स क्योर कैन फॉलो। इसीलिए क्योर की तरफ कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता है। ओनली ट्रू एग्रावेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ओनली एग्रावेशन होती रहती है। बट इफ द सक्सीडिंग डोज इज चेंज स्लाइटली एवरी टाइम, लेकिन जो भी हमने सक्सीडिंग डोजेस दिए वो थोड़े थोड़ा हर बार अगर चेंज होता रहे, नेमली पोटेंटाइज समवॉट हायर, then the vital principle may be altered without difficulty by the same medicine। तो फिर वाइटल फोर्स कोई भी डिफिकल्टी के बिना सेम मेडिसिन से अफेक्ट हो सकता है, यानी कि वो स्टिमुलेट हो सकता है। द सेंसेशन ऑफ नेचुरल डिजीज डिमिनिशिंग, नेचुरल डिजीज डिमिनिश होता जाएगा, एंड दस द क्योर ब्रॉट नियरर। इस तरीके से क्योर की और नजदीक हम जा सकते। फुटनोट है, तो वही जो सिक्स एडिशन की फुटनोट है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लिया है। फिफ्थ एडिशन में 247 में कोई फुटनोट नहीं है। सिक्स एडिशन के फुटनोट है, वी ऑट नॉट इवन विद द बेस्ट chosen homeopathic medicine, for instance, one pellet of the same potency that was beneficial at first, to let the patient have a second or third dose taken dry. We ought not, हम ये नहीं कर सकते क्या कि बेस्ट चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके साथ भी हम ये नहीं कर सकते, एज फॉर एग्जांपल कि क्या नहीं कर सकते कि अगर सेम पोटेंसी का एक पहले पेशेंट को बेनिफिशियल साबित हुआ पहली बार में, तो हम उसको उसको दूसरा या तीसरा ड्राई डोज लेने दे, ये हम नहीं कर सकते। वी ऑट नॉट टू लेट द पेशेंट हैव अ second or third dose taken dry। In the same way,
उसी तरीके से इफ द मेडिसिन वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द फर्स्ट डोज प्रूव्ड बेनिफिशियल, लेकिन उसी तरीके से अगर पहला डोज वाटर में डिसॉल्व किया हुआ मेडिसिन का पहला डोज बेनिफिशियल साबित हुआ, तो हम सेकंड or third and even smaller dose from the bottle standing undisturbed, even in intervals of the few days, would prove no longer beneficial. तो फिर सेकंड और थर्ड डोज या फिर उससे भी स्मॉलर डोज, अगर सेकंड और थर्ड स्मॉलर डोज भी देते हैं उसी बॉटल में से जिसको कोई डिस्टरबेंस नहीं किया है, ऐसे ही रख दी, उसी में से फिर से अगर कोई डोज दे आप कई दिनों के बाद भी, तो भी उसमें से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। Even though the original preparation had been potentized with 10 successions, or as suggested later, with but 2 successions, in order to obviate this disadvantage, and these according to above reasons. अगर ये ओरिजिनल प्रिपरेशन को हमने 10 सकशन दे के भी, या फिर जैसा बाद में बोला कि 2 सकशन देना है, तो इनके बावजूद ये डिसएडवांटेज को हम ऑब्जेक्ट करने के लिए भी अगर ये किया, तो भी उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके कारण जो आगे बताए वही है। बट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ एवरी डोज इन इट्स डायनामाइजेशन डिग्री, एज आई हियर विथ टीच, लेकिन लेकिन हम ये मॉडिफिकेशन करके हर एक डोज को मॉडिफाई करके उसकी डायनामाइजेशन डिग्री में, जैसा कि हनुमान सर हमें बता रहे, यहाँ पर सिखा रहे कैसे, देयर एग्जिस्ट नो ऑफेंस, तो उसमें कोई ऑफेंसिव स्टिमुलेशन नहीं होगा वाइटल फोर्स के ऊपर। इवन इफ द डोजेस बी रिपीटेड मोर फ्रिक्वेंटली, भले ही हम उसको ज्यादा रिपीटेशन में दे रहे तो भी उससे वाइटल फोर्स में कोई वी कैन से इंजरी नहीं होगी। इवन इफ द मेडिसिन बी एवर सो हाईली पोटेंटाइज्ड विथ एवर सो मेनी सक्शन, भले ही मेडिसिन कितनी भी हायर पोटेंसी की हो, कितने भी सकशंस दिए हो, फिर भी वो जैसा हनुमान सर अब सिखाने वाले हैं उस तरीके से करेंगे तो इंजरी नहीं होगी, तो मेडिसिनल प्रूविंग चालू नहीं होगी। इट ऑलमोस्ट सीम्स एज इफ द बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी कुड बेस्ट एक्सट्रैक्ट द मॉर्बिड डिसऑर्डर फ्रॉम द वाइटल फोर्स। ऐसा लगेगा कि ये जो बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी है वो बेस्ट साबित हो रही है वाइटल फोर्स की में से जो मॉर्बिड डिसऑर्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करने में, एंड इन क्रॉनिक डिजीज टू एक्सटिंग्विश द सेम ओनली इफ अप्लाइड इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। क्रॉनिक डिजीज में वो वही दवाई अलग अलग फॉर्म में अगर दी तो वो एक्सटिंग्विश करेगी। अभी फिफ्थ एडिशन का 248, the dose of the same medicine may be repeated several times according to circumstances. circumstances के आधार पे हमें डिसाइड करना है कितनी बार रिपीट करना है, but only so long as until either recovery ensues or the same remedy ceases to do good and the rest of the disease presenting a different group of symptoms demands a different homeopathic remedy। लेकिन ये so long as until either recovery ensues, ये कब तक हमें हमें रिपीटेशन करना है, जब तक रिकवरी चालू ना हो जाए तब तक हमें रिपीटेशन करना है, या फिर द सेम रेमेडी सीजेस टू डू गुड, या फिर वो दवाई जो रिपीटेशन में दे रहे हैं वो काम करना बंद न कर दे, एंड और बाकी का जो डिसीज बचा, जितना अच्छा कर सकती थी वो दवाई ने उतना अच्छा कर दिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रही है रिकवरी, तो फिर हमें उसके रिपीटेशन नहीं देना है। फिर हमें देखना है अब कितना बाकी बचा, उसके हिसाब से हमें जो भी डिफरेंट होम्योपैथिक रेमेडी इंडिकेट हो रही है उसके हिसाब से हमें दवाई करनी है। तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमें रिपीटेशन करना है। अब वो सर्कमस्टेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अब हम जो जिस जिस तरीके से हम होम्योपैथी को प्रैक्टिस करते हैं कि परसेप्शन लेते पेशेंट का, उसकी क्वांटम फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से जो जब हम होम्योपैथी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें सर्कमस्टेंसेस क्या आ जाते हैं कि पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे
डॉक्टर हैमर ने बताया या लुइस ए से भी अगर हम समझे कि पेशेंट का ये उसके एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके हिसाब से डिजीज क्रिएट होता है। तो अगर वो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी पेशेंट की लाइफ में कंटिन्यू हो या उसके रिलेटेड जो भी पर्सन्स या जो भी चीजें थी उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वो उसके हर हर रोज उसके सामने आता रहता हो, तो वहां पर सर्कमस्टेंसेस वीकेंड से वो मेंटेनिंग कोर्स की तरह है, तो वहां पर हमें रिपीटेशन में ज्यादा देना होगा। तो उसके हिसाब से हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैस किन लोगों से पेशेंट को तकलीफ थी और क्या वो अभी भी उसकी कांटेक्ट में है और रोज उसको मिलना होता है, तो फिर वो उसके सर्कमस्टेंसेस वैसे ही होते रहेंगे। वो बात को समझना है तो आपको डॉक्टर हैमर के 5 बायोलॉजिकल लॉज को समझना होगा। वो आप हमारे वीडियोस भी उसके सुन सकते हो। उसमें सेकंड पार्ट ऑफ द जो लो है, सेकंड लो, उसमें समझाया हुआ है कि ट्रैक्स होते हैं, यानी कि जो भी घटना घटी पेशेंट की लाइफ में, उस घटना के दौरान जो भी लोग, जो भी चीजें, जो भी एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द थी, जो उसके आजू बाजू में थी, उसी वो सब उसके ट्रैक्स बन सकते हैं। और वो ट्रैक्स जब भी आएंगे तब ऑटोमेटिकली जो बॉडी की सिस्टम है वो ऑटो ड्राइव मोड पे चली जाएगी और वो उसको एज अ थ्रेट समझेगी और वहां पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज चालू होगा। फिर वापस जब वो चला जाएगा तो शांत हो जाएगा, फिर वापस आएगा तो वापस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, हीलिंग फेज। ऐसा होता रहेगा तो पेशेंट हैंगिंग हीलिंग में जाता है या फिर हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब ऐसी सिचुएशन हो तो इसको टैकल करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसमें हमें रिपीटेशन में देना होगा दवाई को, ताकि वो पेशेंट उससे स्टिमुलेट होता रहे दवाई से और उसकी एनर्जी कम हो जाए, जो उसकी ट्रैक्स बने हुए हैं उसकी एनर्जी कम हो और दवाई की एनर्जी उसको ओवरकम कर सके और पेशेंट का वाइटल फोर्स अपने आप को हील कर सके। इसीलिए ये इस तरीके से रिपीटेशन में देना होता है। तो 6th एडिशन का पार्ट हम कल लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।